एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस सुपर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जैव प्रक्रम का जो भी क्वेश्चन आंसर था अभ्यास का एनसीईआरटी बुक का, उसको कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। और आज हम लोग का ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। बस 4-5 दिन में मैं पूरा बायो का नोट्स आप लोग को दे दूँगी, ठीक है। तो आप तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा सारा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधी है। वृक्क जो है वो एक तंत्र का भाग है, ठीक है। तो वो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा उत्सर्जन से। उत्सर्जक अंग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वो वृक्क का एक तंत्र होता है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि ज से जाइलम, जल यानी जल का वाहन कौन करता है? तो जाइलम। और फ से फल, फल मतलब भोजन का कौन वाहन करता है? तो वो करता है फ्लोएम, ठीक है। तो ऐसे ज से जाइलम और फ से फल, फल से फ्लोएम, ठीक है। ऐसे याद रखिए तो याद रहेगा। हमेशा हर एक स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो ऐसे याद रखेंगे तो जल्दी याद रहेगा, ठीक है, बहुत दिन तक याद रहेगा। तो पादप में अगर जाइलम की बात करें तो कौन करता है? तो जल का वाहन करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है? जो स्वपोषी पोषण होते हैं उनके लिए क्या आवश्यक होता है? तो देखिए उनके लिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी ज़रूरी होता है, क्लोरोफिल भी ज़रूरी होता है और सूर्य का प्रकाश भी ज़रूरी होता है। तो ये जो सभी हैं, ये तीनों चीज़ें हैं, ये स्वपोषी पोषण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ये उपरोक्त सभी होगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है फोर्थ नंबर कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है? तो इस क्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। याद कीजिए, हम लोगों ने बताया था जब हम लोग पाइरूवेट का डायग्राम देखे थे, तब नोट्स में पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। तो ये जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और अभ्यास का जितना भी क्वेश्चन आंसर है ना, उसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मतलब हूबहू यही क्वेश्चन पूछता है, ये नहीं कि चेंज करके पूछता है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन चेंज कर सकता है, लेकिन हूबहू इसी में से पूछता है सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और यह प्रक्रम कहाँ होता है? तो हमारे शरीर में जो वसा का पाचन होता है वो कहाँ होता है और कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए वसा का पाचन आहार नाल के क्षुद्रांत में होता है। अमाशय में लाइपेज उन पर क्रिया करता है। यानी आहार नाल के अंदर क्या होता है? तो क्षुद्रांत का पाचन, वसा का पाचन होता है, ठीक है। और अमाशय पर क्या होता है? तो लाइपेज जो है उन पर क्रिया करता है, ठीक है। तथा वसा को खंडित कर देता है। और वसा को क्या कर देता है? खंडित कर देता है। इसके पश्चात क्षुद्रांत में, क्षुद्रांत जो है छोटी आंत को बोला जाता है, ठीक है। क्षुद्रांत में यकृत द्वारा स्रावित बाइबिल रस वसा को इम्लिसिफाई करता है। अग्नाशय रस इस खंडित वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है और इस प्रकार वसा जो है क्षुद्रांत में पचित हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हमारा हम देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन है, भोजन की पाचन में लार की क्या भूमिका होती है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसको ज़्यादा याद रखिएगा। चलिए, मुख में उपस्थित लार ग्रंथियों से लार रस को स्रावित करती हैं। यानी मुख में हमारा जो उपस्थित होती हैं क्या, लार ग्रंथियाँ, वो किस चीज़ को स्रावित करती हैं? तो लार रस को, ठीक है। और इसमें सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है। हम लोगों ने पढ़ा था नोट्स में कि जो लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो सलाइवरी एंजाइम। इसको याद रखिएगा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो सलाइवरी एंजाइम, ठीक है। उसके बाद है जो माल्टोज को शर्करा में बदल देता है और इसी कारण कई बार अधिक चबाने पर भोजन जो है मीठा लगने लगता है। और जो हम लोग खाना खाते हैं ना, तो सलाइवरी के कारण ही क्या होता है? तो हम लोग जो शर्करा माल्टोज जो होता है वो शर्करा में बदल देता है और कई बार इसी की वजह से हम लोग खाना खाते हैं तो मीठा लगने लगता है थोड़ा।
ठीक है। उसके बाद क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी होती हैं और उसके उत्पादों उप उत्पाद क्या बनते हैं, मतलब उसके उपरांत क्या उत्पाद बनता है। ठीक है, तो देखिए स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या जरूरी होता है। तो पृथ्वी पर केवल हरे पौधे जो हैं स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके लिए कुछ परिस्थितियाँ कुछ परिस्थितियों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब पृथ्वी पर सिर्फ हम लोग क्या कह सकते हैं कि वही स्वपोषी हैं हरे पौधे, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। हम लोग नहीं हैं स्वपोषी, क्योंकि हम लोग जो हैं मतलब पेड़ पौधे पे डिपेंड होते हैं और हम लोग खुद खाना अपना नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग पेड़ पौधे पे डिपेंड रहते हैं हमेशा, लेकिन पेड़ पौधे किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं, वो अपना भोजन जो है खुद बनाते हैं। तो इसके लिए कुछ परिस्थितियाँ की आवश्यकता पड़ती हैं, जैसे कि पर्याप्त मात्रा में जल जो जड़ें अवशोषित करती हैं, यानी पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए, जल होना चाहिए कि जो कि जल जो है जड़ से अवशोषित होता है। सूर्य का प्रकाश और ऊर्जा जरूरी होता है, ये जरूरी है एकदम। और थर्ड में हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है कि वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है, और कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें से अवायवीय श्वसन होता है। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कुछ जीवों के नाम लिखिए, बस ये ज़्यादा पूछता है कि वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में अंतर को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आप लोग देखिए कैसे लिखेंगे। वायवीय श्वसन क्या होता है, तो वायवीय श्वसन का होता है यह वायु की उपस्थिति में होता है और ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडित होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडित होता है और इसका अंतिम उत्पाद क्या बनता है, CO2 जल तथा ऊर्जा बनता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जो जितने उच्च जीवधारी होते हैं उनको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या होता है, तो यह वायु की अनुपस्थिति में होता है, मतलब वायु जब उपस्थित नहीं रहता है तो उस समय ये होता है। ग्लूकोज का आंशिक रूप जो है विखंडित हो, मतलब ग्लूकोज का एक छोटा सा भाग जो है इसमें विखंडित होता है, लेकिन वायवीय श्वसन में क्या होता है, तो ग्लूकोज का पूर्णतः रूप विखंडित होता है। और इसमें क्या होता है, उत्पाद क्या बनता है, एथाइल बनता है, अल्कोहल बनता है और CO2 बनता है। और जैसे कि उदाहरण में देख लिए, ईस्ट हो गया, फीता कृमि हो गए, यही चीज़ होते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। क्वेश्चन आंसर को आप अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, और अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए अब हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है कि गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित होती हैं। यानी जब गैसों का अधिक विनिमय होता है तो कुपिकाएं जो है किस प्रकार सहायता करती हैं। तो कुपिकाएं क्या करती हैं, अपने गुब्बारे नुमा आकार में, हम लोग तो देखे हैं फिगर में कि कुपिकाएं जो होती हैं वो ऐसे वायु की तरह होती हैं, ऐसे वायु की तरह होती हैं। ठीक है, तो उसी में वायु भरा होता है, तो वो गुब्बारे नुमा आकार के कारण वायु के आदान प्रदान को सरल बनाती है। यानी उनका जो आकार होता है वो गुब्बारा नुमा होता है और इसी के कारण क्या करती हैं, वो जो वायु होता है उसको सरल बनाती हैं अंदर ले जाने में, छोड़ने में। ठीक है, तो उसके बाद है और सतही क्षेत्र की वृद्धि करती हैं, और ये भी करती हैं कि ये सतही क्षेत्र को बढ़ा देती हैं। और वायु भरने पर ये कुपिकाएं फैल जाती हैं। जब वायु इसमें भरेगा तो वो फैल जाता है, जैसे गुब्बारा में हम लोग वायु भरते हैं तो फूल जाता है ना, उसी तरह ये भी कुपिकाएं होती हैं कि इसमें जब हम सांस लेते हैं तो ये फूलता है और जब छोड़ते हैं तो मतलब धीरे हो जाता है, पुचक जाता है। ठीक है, तो तथा फुसफुस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, हमेशा पूछ ही देता है मानिए तो। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हम लोग क्या बोलते हैं। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करता है। हीमोग्लोबिन का कारण क्या है, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो खून होता है वो लाल होता है। लाल रक्त कण में यदि इनकी मात्रा कम हो जाती है तो शरीर के अंगों को सुचारू रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। मतलब हम लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, तो ऑक्सीजन का वहन होता है हमारे पूरे शरीर में।
यदि लाल रक्त कण में इनकी मात्रा कम हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा शरीर जो है वो सुचारू रूप से नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन तो मिल नहीं पाएगा, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, जिससे भोजन का ऑक्सीकरण पूर्णतः नहीं हो पाएगा, और इसके कारण क्या होगा कि भोजन का भी ऑक्सीकरण पूरा नहीं हो पाएगा, जिससे ऊर्जा में भी कमी आती है और थकावट उत्पन्न होती है। इससे क्या होगा कि ऊर्जा की भी कमी हो सकती है और थकावट भी उत्पन्न होगी, और इसकी कमी से व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है, और जब खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो उसके कारण सबसे ज़्यादा जाना माना ये बीमारी है, क्या है, एनीमिया, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो उसका नाम क्या है, एनीमिया। अब देखिए कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या करना है और यह क्यों आवश्यक है। मनुष्य में देखते हैं कि हम लोग दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, ठीक है, तो यह क्यों आवश्यक है। तो देखिए, मानव हृदय में रक्त 2 बार संचरित होता है, और इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसे ही हम लोग दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मानव हृदय से क्या होता है कि 2 बार रक्त आता है जाता है। पहले क्या करेगा कि दाएं नीले से बाएं नीले वगैरह होता है ना, उसी में आता है, फिर जाता है, तो 2 बार ऐसी प्रोसेस होती है, तब जाकर के क्या होता है, तब जाके कि हमें हमारे शरीर में जो खून होता है उसका पूरे अच्छे से वो चीज़ मतलब बना पाता है अपना। तो इसी कारण हम कह सकते हैं कि दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और है इसी कारण ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और इसी के कारण क्या होता है कि जो ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, तो वो पूरे शरीर में चले जाते हैं, लेकिन जो विऑक्सीजनित रुधिर होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, अलग हो जाते हैं, उन दोनों का अलग अलग अपना रास्ता हो जाता है। यदि ये बंटवारा ना हो तो दोनों प्रकार के रक्त मिल जाएगा और अंगों को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा बंटवारा नहीं किया जाए तो क्या होगा कि रक्त जो होगा वो पूरे शरीर में मिल जाएगा। ये दोनों रक्त ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर जो होता है वो पूरे शरीर में मिल जाएगा, और जब मिल जाएगा तो हमारा अंग जो है मतलब अच्छे रूप से काम नहीं कर पाएगा और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि जाइलम एवं फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर होता है। तो देखिए, जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जाइलम का क्या कार्य है, देखिए, इसमें जल एवं खनिज लवण केवल ऊपरमुखी दिशा में जाते हैं। जाइलम में क्या होता है, जो जल और खनिज लवण को क्या करता है कि ऊपर की दिशा में ले जाता है, ठीक है। इसमें जल और लवण का संवहन दाब और वाष्पो उत्सर्जन आकर्षण द्वारा होता है। यानी इसमें जल और लवण जो होते हैं वो किस चीज़ से होता है, तो संवहन दाब के कारण और वाष्पो उत्सर्जन के एक आकर्षण के द्वारा जाता है, ठीक है। फ्लोएम का कार्य क्या है, तो देखिए, फ्लोएम का कार्य है कि इसमें भोजन, अमीनो अम्ल और संवहन दोनों दिशाओं में ऊपरमुखी और अधोमुखी होता है। इसमें क्या होता है, एटीपी ऊर्जा होती है, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन कि फुफ्फुस में कुपिकाएं तथा वृक्क में वृक्काणु नेफ्रॉन की संरचना और कार्यविधि के बारे में लिखें। तो कार्यविधि के बारे में आप लोग फिगर बना लेंगे, ठीक है। जो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में वृक्क का देखा था उसका फिगर आप लोग बना लेंगे और उसकी रचना को लिख देंगे, तो ये हो जाएगा। और डिफरेंस बताना है तो डिफरेंस मैं यहाँ बता देती हूँ। तो कुपिका जो होती हैं शुद्ध और अशुद्ध वायु का वहन करती हैं। जो कुपिकाएँ होती हैं वो शुद्ध और अशुद्ध जो रक्त होता है उसकी वहन करती हैं। दूसरा है कि कुपिकाएँ जो होती हैं उनका आकार छोटा होता है। कुपिका शरीर से क्या करती है, रसायन CO2 गैस को निकालती हैं। और देखिए वृक्काणु के बारे में, तो वृक्काणु क्या होता है, तो वृक्काणु शुद्ध और अशुद्ध रक्त का वहन करता है। वृक्काणु लुप्तदार बड़े आकार का होता है और वृक्काणु शरीर से नाइट्रोजन युक्त रसायन को क्या करता है, तो मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। तो यहाँ तक हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। आप लोग अगर और सारी वीडियोस को नहीं देखे, नोट्स और जो 5 मैंने क्वेश्चन बताए थे इम्पॉर्टेंट वो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन जो है ना वो एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार वो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इसमें से भी जितने भी क्वेश्चन थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन सारों का नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़िएगा, हमेशा रिवाइज करते रहिएगा तो याद हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
Please like, share and subscribe. Thank you.